हॅलो. येस. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? हो मॅडम, येतोय आवाज. ओके. येस. आज आपण सर्वजण ऑटो डीसीआरच्या वेबिनारसाठी जमलेलो आहोत. ठीक आहे. आता अजून काही जण जॉईन होतात. पार्टिसिपेंट्स बरेच काही जण वेटिंग रूम मध्ये पण आहेत. ऑटो डीसीआरचं एकंदरीत म्हणजे शेड्यूल कसं असणार आहे, ट्रेनिंग कधीपासून स्टार्ट होते, किती दिवसापासून आहे, हे सगळं आज आपल्याला समजेल. एक बऱ्याच दिवसापासून ऑटो डीसीआर साठी पण काही जणांच्या इन्क्वायरीज होत्या. ऑटो डीसीआर मध्ये बरेच जण इंटरेस्टेड होते. सध्या बीपीएमएस आपलं ट्रेनिंग आहे, बीपीएमएस पोर्टल ट्रेनिंगचं. आपल्यापैकी काही जण बीपीएमएस साठी पण जॉईंड आहेत. ऑलरेडी त्यांनी बॅचेस केलेल्या आहेत. आणि आता मग पुढे ऑटो डीसीआर मध्ये काम करताना काही जणांना अडचणी आहेत. ऑटो डीसीआरचं जे सॉफ्टवेअर आहे ते यूज करताना किंवा वर्किंग करताना. तर त्या संदर्भात एक आपण सेशन ऑर्गनाईज केले आणि आज या वेबिनार मधनं तुम्ही डायरेक्टली सरांशी म्हणजे प्रश्न विचारू शकता सरांना स्वतःला अनम्यूट करून. आणि ट्रेनिंगचं शेड्यूल पण तुम्हाला तसं कळवण्यात येईल. ठीक आहे, चालेल. तर आज आपल्यासोबत झहीर सर आहेत, झहीर सय्यद सर, जे स्वतः बीपीएमएस आणि ऑटो डीसीआर मध्ये प्रॅक्टिस करतात. एक मागच्या 5-6 वर्षांचा त्यांना एक्सपिरियन्स आहे त्यातला. तर सर तुम्ही तसं कंटिन्यू करू शकता. ओके मैम. Okay, let me share this. ओके, तो ऑटो डीसीआर भी सेम बीपीएमएस के जैसा ही एक होटल है, सॉफ्टवेयर है उनका अलग से. बीपीएमएस गवर्नमेंट है, ऑटो डीसीआर प्राइवेट है. तो कई जगह पे ऑटो डीसीआर फास्ट होता है बीपीएमएस से, अप्रूवल्स काफी फास्ट हो जाते हैं. ऑटो स्क्रूटनी का इनके पास ऑप्शन है. कैसे करना है ऑटो डीसीआर पे, बिल्डिंग परमिशंस कैसे लेनी है, ओके, वो सब हम देखेंगे. और क्या क्या है देखते हैं. ओके, तो ऑटो डीसीआर कई जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुका है. जैसे एज पर देयर रिकॉर्ड्स उन्होंने काफी ज्यादा बिल्डिंग अप्रूवल्स ले चुके हैं ऑटो डीसीआर के थ्रू. एंड लाइक प्लस परमिट्स काफी पर डे उनके काफी परमिट्स आ जाते हैं. वो काफी एरियाज उन्होंने जैसे बड़े बड़े लेआउट्स भी, हमारे कॉर्पोरेशन में भी बड़े बड़े कुछ लेआउट्स होते हैं जिसमें बीपीएमएस में कहाँ प्रॉब्लम आती, तो वो सॉफ्टेक पे जाते हैं. जैसे सॉफ्टेक में जो ऑटो डीसीआर है उसके ऊपर जाते हैं. ओके, तो जैसे कई जगह पर वो इम्प्लीमेंट हो चुका है. जैसे एमसीजीएम में मुंबई में इम्प्लीमेंट हो चुका है, एपी स्टेट में, तेलंगाना में हो चुका है, गुजरात में भी है ऑटो डीसीआर, हरियाणा में है, ओके, यूपी में है, यूपी में है, केरला में है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो अभी ये सॉफ्टवेयर कंपनी है सॉफ्टेक करके, उनका ये एक प्रोडक्ट है ऑटो डीसीआर. ओके, बिल्डिंग अप्रूवल्स के लिए बना है. सेम जैसे बीपीएमएस हम रन करते थे वैसे ही सेम आप सब परमिशन इसके थ्रू ले सकते हो. जैसे आपकी बिल्डिंग परमिशन हो गई, लेआउट परमिशन हो गई, ओके, ऑल काइंड ऑफ परमिशन यू कैन टेक. और जो भी आपका सेम रिवाइज डेवलपमेंट परमिशन, बिल्डिंग परमिशन, ओके. तो उसका अप्रूवल प्रोसेस क्या है सॉफ्टेक का? सॉफ्टेक का अप्रूवल प्रोसेस इजी है. स्टेप 1 में आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ता है. ओके, सेम जैसे बीपीएमएस पे हम
एप्लीकेशंस बनाते थे फॉर्म फिलअप करना होता था टीपी क्लाइंट ये सब में। तो इसके बाद ड्राइंग स्क्रूटनी, इसके अंदर थोड़ा सिस्टम अलग है। जैसे आप ड्राइंग बना के खुद टीपी क्लाइंट में ड्राइंग प्रिपेयर करके आप खुद रिपोर्ट्स जनरेट करते थे। तो इसके अंदर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता। इंस्टेड उन्होंने कुछ जो ड्राइंग के जो सिस्टम्स है उन्होंने ऑटोमेटेड कर दिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको रन करेगा, उनका इंजन रन होते रहता है कंटिन्यूअसली तो ऑटो स्क्रूटनी हो जाता है वो। ऑटो स्क्रूटनी होके वो आपको मिल जाती है वो रिपोर्ट, क्या उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपको टैकल करके क्या है वो सही करके वापस से अपलोड कर सकते हो आप, ओके। इन केस कभी सिस्टम से अगर इतना हो नहीं पाता तो उनके हेड ऑफिस में काफ़ी मैन पावर भी है क्या, वो चेक करके उस इश्यू को सॉल्व करे आपसे कोऑर्डिनेट करके, और वो रिपोर्ट ओके हो जाती है और आप उसको आगे भेज सकते हो, सबमिट कर सकते हो अथॉरिटी को, या तो आपका कुछ चेंजेस है तो आप उसको वापस से ड्राइंग सबमिट कर सकते हो, ओके। तो थोड़ा स्क्रूटनी में थोड़ा अलग है ऑटो डीसीआर में, ओके। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है कि आप और खुद आप स्क्रूटनी रिपोर्ट नहीं जनरेट कर सकते, ओके। वो उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है, ओके। आपको खाली ड्राइंग इन लेयर्स में इनके सबमिट करनी होती है। वो कैसे करनी होती है वो हम अपने सेशंस में देखेंगे, ओके। जब भी कोर्स स्टार्ट होगा तो उसके अंदर आपको वो भी सीखने मिल जाएगा कि आप ड्राइंग कैसे फॉर्मेट में रेडी करनी है। जैसे टीपी क्लाइंट है बीपीएमएस के लिए, इसके लिए प्री डीसीआर है। तो प्री डीसीआर में लेयर्स कैसे जनरेट करनी है, कैसे अगर बिल्डिंग परमिशन है मेरा तो बिल्डिंग परमिशन के लिए क्या लेयर्स है और कैसे फॉर्मेट में डालना है उसको अपलोड करना है, ओके। तो वो सब, ओके। तो इसमें बिल्डिंग अप्रूवल्स के क्या-क्या स्टेप्स है, जैसे न्यू एप्लीकेशन बनाया, फॉर्म फिलअप किया एंड ड्राइंग अपलोड करना है। उसके बाद में अगर ड्राइंग आपकी स्क्रूटनाइज़ हो गई, ओके, ड्राइंग स्क्रूटनी के बाद प्रपोज़ल आपको सबमिट करना है। प्रपोज़ल में क्या-क्या सबमिट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका डॉक्यूमेंट सब सबमिट किया आपने, और जो भी आपकी स्क्रूटनी पेमेंट हुई है, जैसे बीपीएमएस में हम स्क्रूटनी पेमेंट करते थे, तो उसके बाद अथॉरिटी को सबमिट होता था। सेम यहाँ पे भी वही है, आप सर्विस फी इनकी भरोगे ऑटो डीसीआर की, तो आप स्क्रूटनी के लिए आप सबमिट कर सकते हो अथॉरिटी को, ओके। फिर अथॉरिटी रिव्यू करती है, ओके, यूएलबी में रिव्यू करती है। अगर ओके हुआ तो डिजिटल साइन ये सब लगाना है, अथॉरिटी डिजिटल साइन ये सब लगा देगी, आपका वो ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा और आपको परमिट इशू हो जाएगा, ओके। और जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन में स्टार्ट करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, सेम इसमें भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ओके। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे हमने बीपीएमएस के भी कई कोर्सेज में हमने देखा क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सेम हम बीपीए इसके कोर्स में भी हम देखेंगे या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। थोड़ा इंटरफेस चेंज है इसमें, ऑटो डीसीआर का इंटरफेस भी हम देखेंगे कि कैसा इंटरफेस है और क्या-क्या आप कहाँ से क्या पर कौन-सी परमिशन ले सकते हो। इसका डैशबोर्ड कैसा है? इसका डैशबोर्ड, हाँ, एक एक और ऐड ऑन है इसका। इसका डैशबोर्ड काफ़ी यूज़फुल है। जैसा बीपीएमएस में खाली वो एक खाली डेटा बताता है डैशबोर्ड में। लेकिन ऑटो डीसीआर का डैशबोर्ड ऐसा है तो काफ़ी यूज़फुल है, क्या कौन-सा डेटा है आप उस पे क्लिक करोगे तो सेम वही उसका खुलेगा, जैसे बिल्डिंग परमिशन का डैशबोर्ड है, ओके? तो बिल्डिंग परमिशन के डैशबोर्ड में आप जैसे क्लिक करोगे तो बिल्डिंग परमिशन के क्या है, क्या पेंडिंग है आपके केसेस, कौन से केसेस आपके स्क्रूटनाइज़ हो गए हैं, कौन से केसेस आपके इन प्रोसेस में है, वैसा यूज़फुल है, ओके? साइड में देखेंगे। ओके, फर्स्टली रजिस्ट्रेशन होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी है, यूएलबी है, आप इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो, ओके? आपका रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर जो भी डेवलपर है ये सब है, वो डेवलपर है हो गया, ओनर हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन, ओके। तो कोर्स में आपको ये भी सीखने मिल जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ओके। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको लॉगिन और डैशबोर्ड बताया जाएगा, ओके। लॉगिन और डैशबोर्ड भी इसका आपको समझना काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपको ये डैशबोर्ड का एक लॉगिन और डैशबोर्ड का आपको यूज़र इंटरफ़ेस दिख रहा है, जैसे आपने लॉगिन करते हो, तो यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फ़िल किया आपने। फिर उसके बाद जैसे आपका डैशबोर्ड खुल रहा है, ओके?
कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, प्लिंथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ओके, तो जैसे ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्या क्या दिया है, ड्राफ्ट दिया है, स्क्रूटनी पेंडिंग दिया है। ओके, आइए चेक करते हैं क्या क्या मिलता है। एक रियल यूजर टाइम इंटरफेस बताता हूँ। ओके, तो इसकी वेबसाइट है maha.autodcr.com। ओके, इसका होम पेज है। ओके, तो इसमें फ्रंट में इन्होंने सिंप्लीफाई करके बता दिया है कि आपको एप्लीकेशन बनाना है, ड्राइंग स्क्रूटनी करनी है, सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट करना है, यूएलबी अप्रूवल होगा तो परमिट आपको इशू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन है। ओके, लॉगिन जैसे करता हूँ, कैप्चा फिल करना है एंड लॉगिन। तो जैसे मैंने लॉगिन किया तो मेरे सामने एक डैशबोर्ड आ गया, उसमें ड्राफ्ट दिख रहा है, स्क्रूटनी पेंडिंग दिख रही है, स्क्रूटनी कंप्लीटेड, इन प्रोसेस के केसेस, ड्राफ्ट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड रिजेक्टेड सिस्टम। अभी ये सब क्या है? ओके, तो जैसे मेरे लेफ्ट कॉर्नर में एक बड़े टैब्स है जिसमें है कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट है, लिंद इंटीमेशन है एंड ऑक्यूपेंसी। तो कमिटमेंट के जितने भी मेरे केसेस हो गए, जैसे सीसी हो गया, आईडीपी हो गया, सब इसमें केसेस कमिटमेंट में आएंगे आपके। ओके, जो 73 है वो मेरे कमिटमेंट्स के। ओके, और कमिटमेंट के बाद जो मेरे प्लिंथ इंटीमेशन है, प्लिंथ इंटीमेशन में अगर मैंने लिया होगा सॉफ्टटेक के थ्रू, ऑटो डीसीआर के थ्रू, तो वो इंटीमेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये टैब का क्या यूज है और यहाँ पे जो है डैशबोर्ड वो कैसे हो रहा है। जैसे मैं कमिटमेंट पे क्लिक करूंगा, तो कमिटमेंट पे क्लिक करने के बाद वैसे ही मेरा डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि आपके ड्राफ्ट अप्रूवल 5 है, आपके स्क्रूटनी पेंडिंग कितने हैं, 0, स्क्रूटनी कंप्लीटेड कितने हैं, 14, इन प्रोसेस में कितने हैं। ओके, और आपके अप्रूव्ड केसेस कितने हैं। ओके, और रिजेक्टेड कितने हैं, सिस्टम ने कितने अप्रूव किए। ओके, तो ऐसे इन्होंने सिंप्लीफाई किया, जितने भी 73 केसेस है, तो 73 के 73 पूरे ही आपको वैसा बताता नहीं है सिस्टम, उसको सिंप्लीफाई करके बताता है। अभी ड्राफ्ट में कौन से केसेस होते हैं, जो केसेस के आपने सिर्फ एंट्री की होगी। ओके, जैसे आपने एप्लीकेशन बनाया, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने एप्लीकेशन बनाया। ओके, अभी इसमें एक और फिजिबिलिटी है कि आप अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, कोई स्पेसिफिक आपने प्रोजेक्ट बना दिया। ओके, फिर उसके बाद आपको बिल्डिंग परमिशन चाहिए, तो आप बिल्डिंग परमिशन ले सकते हो। सेम केस का आपका ओल्ड अप्रूवल है, सेम केस का आपको ओसी के लिए भी डालना है और कुछ है आपका जो आरडीपी के लिए डालना है। तो आप अलग-अलग एप्लीकेशन इसमें क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, प्रोजेक्ट आपको एक ही बार बनाना है और उसके बाद एप्लीकेशंस अलग-अलग आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, वो एप्लीकेशंस आपको यहाँ दिखेंगे, जैसे आपने एंट्री कर दी। ओके, एप्लीकेशन क्रिएट किया आपने, अगर आपने एंट्री हो गई आपकी, फर्स्ट टाइम आपने एंट्री कर दी, एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद वो ड्राफ्ट में आ जाता है। ड्राफ्ट में क्यों होता है? क्योंकि आपने सिर्फ एंट्री की है। ओके, ड्राइंग आपने अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है। ओके, तो आगे तक आपका प्रपोजल गया नहीं। तो आपने एंट्री सिर्फ करके रखी है, आपने एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा है, तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगा। ओके, ड्राफ्ट में आने के बाद जैसे आप ड्राइंग करते हो, आपको आप सीख जाते हो कि कैसे प्री डीसीआर की ड्राइंग्स कैसे प्रिपेयर होती है। ओके, प्री डीसीआर की ड्राइंग्स कैसे प्रिपेयर होती है, प्री डीसीआर का इंस्टॉलेशन आपको दिया जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको कैसे करना है, कैसे फॉर्मेट में वर्क करना है। ओके, कैसे लेआउट्स ट्रेस करने हैं, कैसे आपका बिल्डिंग परमिशन कैसे लेना है, बंगलो का है, तो उसका परमिशन कैसे लेना है। ओके, तो उसका ट्रेसिंग जब आपका हो जाएगा। ओके, तो ट्रेसिंग होते ही आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो ड्राफ्ट अप्रूवल में, ड्राफ्ट केस में ही जाना है आपको, ड्राइंग में आपको जाना है। व्यू में जाओगे तो यहाँ पे अलग-अलग सेक्शन दिए हैं। जैसे आप एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन ऐसे क्रिएट करना है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन समरी में क्या-क्या दिया है उन्होंने? एप्लीकेशन समरी में डिमांड नोट, स्क्रूटनी रिपोर्ट्स, ऑफिसर का रिमार्क, तो यहाँ पे ऑफिसर्स रिमार्क भी दे सकते हैं। ऑफिसर्स रिमार्क कब देंगे? जब आपका सबमिट होगा ये अथॉरिटी को तब। ओके? और आपकी ड्राइंग स्क्रूटनाइज़ हो गई है, तो यहाँ पे स्क्रूटनाइज़ ड्राइंग पे आप क्लिक करोगे तो वो ड्राइंग आपकी ओपन हो जाएगी। ओके? तो काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है और वेबसाइट भी इतना इश्यू नहीं है। जैसे बीपीएमएस पे काफ़ी टाइम पे टेम्परेरी वो डाउन होती रहती है साइट, ये डाउन नहीं होती। ओके? तो प्रपोज़ल डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स जो भी प्रोजेक्ट में आपने डाली थी, वही आ रही है। ओके? और एक और यूज़फुल चीज़, एप्लीकेशन। ओके?
एप्लीकेशन में आपको समरी में आपको मिल जाता है कि अभी एप्लीकेशन किसके पास है। जो भी मेरा ड्राइंग मैंने सबमिट किया या फिर जो भी मेरा प्रपोज़ल है, वो मैंने सबमिट किया अभी मेरा किसके पास है। जैसे अभी मैंने ड्राइंग अपलोड नहीं किया है, सिर्फ़ एप्लीकेशन क्रिएट किया है, तो ये आर्किटेक्ट के पास ही है। आर्किटेक्ट के लॉगिन में ही, ओके? जो भी टेक्निकल पर्सन है, तो उसका नाम वो दिखाएगा। तो जैसे एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होता है, जैसे जेईई जूनियर इंजीनियर को होता है या फिर डीडीटीपी, ओके? टाउन प्लानर या फिर जिसके पास भी जैसे अपडेट होता जाएगा, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट ऐसा एप्लीकेशन फ्लो आपका बनता जाएगा, ओके। तो ये इसके बाद ये इंजीनियर के पास गया है, इसके बाद ये डीटीटीपी के पास गया है, इसके बाद ये कमिश्नर के पास गया है। तो अप्रूवल का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ्लो में आपको दिखेगा, ओके। एप्लीकेशन फ्लो आपने देख लिया, एप्लीकेशन फ्लो के बाद क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बताया जाएगा कि कैसे फिल करना है। तो बीपीएमएस में भी काफ़ी चीज़ें वो पूछते हैं, एप्लीकेशन में भी काफ़ी चीज़ें पूछते हैं इसके अंदर ऑटो डीसीआर पे। तो जैसे हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो हम कोर्स में देखेंगे कि कैसे आपको स्पेशल टाइप होगा, कैसे आपको ऑक्यूपेंसी यूज़ कैसे लेना है, क्या सिलेक्ट करना है इसके अंदर और ये क्या-क्या ऑप्शंस है, ओके। सैंक्शन डेटा कोई के केसेस में देता है, कभी देता है वो हम देखेंगे। प्लॉट पैरामीटर्स में क्या-क्या आपको डालना होता है, जैसे प्लॉट की सराउंडिंग से सब हो गई, आपको यहाँ इसमें 7/12 भी डालना होता है, 7/12 आपको उसमें कैसे ऐड करना है, ओके। वो सब हम देखेंगे। जैसे हम 7/12 एरिया डायरेक्टली डाल देते थे, इसके अंदर है 7/12 आपको परफेक्टली डालना पड़ता है, क्या प्लॉट नंबर क्या है, प्लॉट नेम क्या है, टाइप क्या है, कितना नंबर ऑफ एक्सट्रैक्ट क्या है, 7/12 पीआरसी एरिया क्या है, ओके। गुंठेवारी, सेल डीड, लीज़ लीज़ एरिया वैसे आपको डालना पड़ता है, ओके। ओके, तो ड्राइंग के टैब में आपको दिया है, ड्राइंग के टैब जैसे चेक करोगे, तो ड्राइंग के टैब में आपको दिया है, यहाँ पे ड्राइंग आप अटैच कर सकते हो, ओके। तो बीपीएमएस में कैसा होता है, जैसे आप सबमिट करते थे, ओके, जैसे टीपी क्लाइंट से आपने सबमिट किया, वो एप्लीकेशन में जाके वो खुलता था। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली कैड में साइमल्टेनियसली आप वर्क कर सकते हो आपकी कैड फाइल पे। तो जैसे आपका प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, आप चाहते हो कि हमें डॉक्यूमेंट तो ओके, डॉक्यूमेंट पे प्रोसेस चालू है, लेकिन मैं ट्रेसिंग स्टार्ट कर दूँ, ताकि जभी भी मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो, मैं फट से मैं ड्राइंग मेरा अपलोड कर सकूँ। तो आप वो वर्क कर सकते हो। जैसे जो भी इनका सॉफ्टवेयर है, जैसे प्री डीसीआर है, प्री डीसीआर में अगर आपको ट्रेसिंग आती है, तो साइमल्टेनियसली आप वर्क कर सकते हो। आपको पूरा एंट्री रेडी होने का वेट नहीं करना है, ओके। अगर आपका एंट्री जैसे बीपीएमएस में आपका एंट्री रेडी होगा, तो उसके बाद ही आप उसको ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कारपेट एरिया हो गया बीपीएमएस में। बीपीएमएस में जैसे आप कारपेट एरिया मार्क करते हो, तो वो एंट्री के थ्रू ही वो लेता है कि आपने एंट्री में इतने टेनेंट्स डाले हैं, ये फ्लोर डाला है, तो उसको उसका डेटे के ऊपर ही आपको कारपेट एरिया मार्क करने देता है। लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं है ऑटो डीसीआर में, ओके। आपके पास प्रोजेक्ट है, आपके पास डेटा है, तो आप सिंपली ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हो, ओके। वो एप्लीकेशन से, हाँ, वो एप्लीकेशन से लिंक है, ज़रूर है, लेकिन जब वो रन होगा उनके सिस्टम में, तब वो लिंक करेगा, ओके। तो ड्राइंग में दिया है अटैचमेंट्स, ड्राइंग का, या आप ड्राइंग का डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, जो भी आप डाल रहे हो यहाँ पे, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको कोई सी ड्राइव में नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे क्लाउड पे यहाँ पे सेव होता है। जैसे अभी आपने कुछ ड्राइंग यहाँ पे डाला, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आपने कभी डाला ड्राइंग, उसका डेट आ जाएगा, उसका टाइम आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे व्यू रिपोर्ट है, व्यू प्लान है, जैसे आपने अभी डाला होगा, तो स्क्रूटनी पेंडिंग होगा, तो आप रिपोर्ट प्लान नहीं देख सकते। तो उसमें आपको बताएगा स्क्रूटनी इज़ पेंडिंग। अगर आपका प्लान और रिपोर्ट अगर रेडी होगा, तो इस तरीके से आपका प्लान और रिपोर्ट ओपन हो जाएगा, ओके। तो ये ऑटो डीसीआर के थ्रू ये ड्राइंग हमारा हो चुका है, ओके। तो इसके अंदर हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, जो ये टेबल्स है, ये टेबल्स दिख रहे हैं आपको, फ्लोर डिटेल्स है, सब दिख रहा है। ये सब हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। हमने प्रिपेयर क्या किया है, लेआउट प्लान हमने प्रिपेयर किया है, फ्लोर प्लान हमने प्रिपेयर किया है। जैसा सिस्टम को चाहिए, सिस्टम जैसा रीड कर सकता है, वो ड्राइंग हमने उसको इनपुट दी है, ओके।
ओके। तो जैसे आपका जैसे मेरा स्क्रूटनी हो गया, स्क्रूटनी होने की क्या आगे की क्या प्रोसेस है? जैसे आपको अगर स्क्रूटनी आपका ओके है तो आप सबमिट कर सकते हो अथॉरिटी को, ओके? जैसे मेरा स्क्रूटनी रिपोर्ट प्रॉपर आ गया, मैंने रिपोर्ट चेक किया, रिपोर्ट मेरा ओके है, कुछ फ़ेल्ड नहीं है, ओके? अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकती है। तो उसको मैं क्या करूँगा, सबमिट दिस ड्राइंग टू अथॉरिटी, ओके? अगर आपका ड्राइंग में कुछ चेंजेस है या फिर आपका मतलब कुछ चेंजेस है या फिर रिपोर्ट में कुछ आपका प्रॉब्लम है, डेविएशंस आ रहा है या फिर प्लान ओके नहीं है, प्रॉपर कंपोज़ नहीं है, तो आप अपलोड अनदर ड्राइंग फॉर स्क्रूटनी, ये ऑप्शन है आपका, ओके? आप दूसरी ड्राइंग्स भी डाल सकते हो या फिर ये ड्राइंग आपका अगर ओके है, तो आप स्क्रूटनी को सबमिट कर सकते हो अथॉरिटी, ओके? अगर दूसरी ड्राइंग अपलोड करोगे तो ये नीचे आ जाएगी, वर्ज़न हिस्ट्री में आ जाएगा जैसे जैसे 26 को एक ओल्ड ड्राइंग हमने डाला था, वो दिख रहा है, 13 को जैसे मार्च में हमने जो डाला था, अप्रैल में जो हमने डाला था, वो जितने भी आप ड्राइंग अटैच करोगे इसके साथ, वो ओल्ड में आपके यहाँ पे सेव हो जाते हैं, ओके? कभी भी आपको ओल्ड का रेफ़रेंस लेना है, तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो और उसका रिपोर्ट क्या आया था, उसका प्लान उसका पीडीएफ क्या आया था, आप वो चेक कर सकते हो, ओके? ओके, तो ड्राइंग के बाद जैसे प्लॉट पैरामीटर है, प्लॉट का सराउंडिंग्स का डेटा डालना है, डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइंग आपका हो गया, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, ओके? वो हम देखेंगे कोर्स में, ओके? जैसे डॉक्यूमेंट होने के बाद बिल्डिंग डिटेल्स आपको फिल करनी है, बिल्डिंग डिटेल्स के बाद प्रोजेक्ट टीम का एक इन्होंने ऑप्शन दिया है, प्रोजेक्ट टीम में जैसे जो भी है, आर्किटेक्ट हो गया, डेवलपर हो गया, आर्किटेक्ट तो मैंडेटरी आर्किटेक्ट और डेवलपर मैंडेटरी है। और जो भी आपके एमईपी हो गए और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गया, वो आप यहाँ से प्रोजेक्ट टीम में आप उनको ऐड कर सकते हो, ओके? तो जो ड्राइंग क्या क्वेश्चन है आपका? जो ड्राइंग हम अटैच करते हैं, वो अथॉरिटी को भी ओल्ड रिकॉर्ड दिखेगा क्या? नहीं, अथॉरिटी को ओल्ड ड्राइंग नहीं दिखता है। अथॉरिटी को जो भी आप सबमिट करते हो, जैसे आपने अभी लेटेस्ट जो सबमिट किया है, वही अथॉरिटी को वो शो होता है, ओके? ओके, लास्ट जो है हमारा टीडीआर डिटेल्स, तो टीडीआर कैसे भरना है, वो सब भी हम कोर्स में देखेंगे, ओके? ओके, कमिटमेंट, आरडीपी, रिवाइज़ डेवलपमेंट परमिशन, कमिटमेंट सर्टिफिकेट के लिए ऐसा ही इंटरफ़ेस है। जैसे यहाँ पे कुछ दिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस है, वो इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ मिल जाते हैं, ओके? ये मंथ का कुछ कैलेंडर दिया है, जैसे इसमें कुछ आपका अप्रूव्ड होता होगा, तो यहाँ पे कुछ भी अगर दिया है, कैलेंडर दिया है और यहाँ पे आपका कितना ड्राफ्ट में कितने प्रोजेक्ट्स है, इन प्रोसेस में कितने प्रोजेक्ट्स है, आपके कितने रिजेक्टेड है, एक ग्राफ दिया है उसका, ओके? और कुछ भी इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस हो गए, जैसे इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव 16 एमबी ऑफ इंटरनेट बैंडविड्थ, ओके? ओके, कमिटमेंट का जैसे हमने देखा सेम क्लीन रिनीमेशन का भी वैसे ही सेम सिमिलर प्रोसेस है। इन ऑक्यूपेंसी के लिए जैसे आप ऑक्यूपेंसी पे क्लिक करोगे, तो आपका ऑक्यूपेंसी का कहाँ है आपका जैसे ड्राफ्ट पे आपने एंट्री किया तो ड्राफ्ट में दिखेगा, प्रोसेस में डाला रहेगा, तो प्रोसेस में अगर आपका अप्रूव्ड हो गया होगा तो सिंपली अप्रूव्ड के टैब पे आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन लिस्ट यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। आपको ऑल फाइल्स व्यू कर सकते हो या फिर जितनी भी फाइल्स है आपको यहाँ पे जो हाइलाइट हो रही है वो दिखेगी, ओके?
हॅलो. येस सर. सर चॅट बॉक्समध्ये ज्यांचे प्रश्न आहेत त्यांनी अनम्यूट करून पण बोलू शकतात. तुम्हाला अनम्यूट करण्याचा ऑप्शन आहे. आवाज येतो सर माझा? जहीर सर आवाज येतो तुम्हाला? यस यस। ओके. ओके। जो चॅट जिसको भी बॉक्समध्ये यस क्वेश्चन्स यस। हा सर्वांचे घेत आहे हाँ का? यस, जो भी क्वेश्चन हो गए आप वो पूछ सकते हो, जैसे जैसे आपको सॉफ्टवेयर क्या है समझा है नहीं समझा, ओके। अभी भी किसी को अगर अनक्लियर है तो वो भी पूछ सकते हैं। जिसको कोई जैसे फ्रेशर्स भी ज्वाइन हो गया हमारे साथ, और बहुत सारे ऐसे हो गए जो बीपीएमएस पे प्रैक्टिस करते होगे। सर गुड मॉर्निंग। यस यस, बोलिए। सर ये टाउन प्लानिंग के सब डिपार्टमेंट में अभी ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है क्या? टाउन प्लानिंग में ये सॉफ्टवेयर कर दिया है, जैसे कई स्टेट्स में तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे महाराष्ट्र में भी अभी स्टार्ट हो चुका है, जैसे थाने में, मुंबई में तो ऑलरेडी है ही, प्री-डीसीआर ही चलता है मुंबई में, और थाने में, पुणे में भी अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ओके? तो वही जैसे बिल्डिंग परमिशंस के लिए सेम है, जैसे बीपीएमएस है, सिमिलर ही है, ओके? बिल्डिंग परमिशन के लिए। हेलो। यस, हाँ, इसमें लेआउट अप्रूवल होते हैं क्या? यस लेआउट अप्रूवल होते हैं। आपको बताया जाएगा क्या ट्रेनिंग में? जैसे आप अगर कोर्स लेते हो, तो जैसे प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है, एप्लीकेशन आपको कैसे क्रिएट करना है, एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, ओके? तो इसके अंदर आपको कमेंसमेंट हो गया, प्लिंथ हो गया, ऑक्यूपेंसी हो गया, इसके अंदर आपको आता है, आपको क्या परमिशन लेती है, ओके? एप्लीकेशन टाइप, जैसे लेआउट परमिशन लेनी है, तो आप लेआउट परमिशन सिलेक्ट कीजिए। लेआउट प्लस बिल्डिंग परमिशन भी यहाँ पे आपको दिए, ओके? लेआउट परमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन टाइप में लेआउट परमिशन सिलेक्ट करना है। सर्विस सब टाइप में सब डिवीजन, अमालगेशन, सब डिवीजन विद अमालगेशन, प्लॉटिंग लेआउट, ओके? ये सर्विसेज उन्होंने दी, ओके? और इसके अंदर एक और है, जैसे आपका रिवाइज है तो आप रिवाइज सिलेक्ट कर सकते हो, रिवैलिडेशन है तो रिवैलिडेशन, नहीं तो न्यू है आपका तो न्यू, ओके? यस, लेआउट परमिशन भी होती है। अ, सर इसमें बीपीएमएस की तरह साइड बार बार स्लो नहीं रहता ना इसमें? यस, ये काफ़ी अच्छा साइट है इनका। जैसे बीपीएमएस में कभी भी ज़्यादा डाउन हो जाता है साइट। इसके अंदर वो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत टाइम तक इनएक्टिव रहोगे, तो भी ये इतनी जल्दी डाउन नहीं होता साइट। ओके? और सर बीपीएमएस में जैसे कि टाउन प्लानिंग के हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं नागपुर से हूँ, तो हाँ, नागपुर में बीपीएमएस में जो रिपोर्ट जनरेट होता है, जैसे कि एज एम्यूनिटी स्पेस बोलता है, एम्यूनिटी हाँ, स्पेस का एरिया रिक्वायर्ड 0 है, फिर भी हाँ। ये टाउन प्लानिंग वाले 10% लेते हैं। वो आपको एज़ पर यूडीसीपीआर जाना है फिर वो केस में। आपको यूडीसीपीआर टाउन प्लानिंग में आपको बताना होगा कि यूडीसीपीआर के क्लॉज़ में ऐसा दिया है कि मेरा प्लॉट एरिया अगर इतना होगा, तो मुझे एमेनिटी स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। ओके? तो उसके थ्रू मैंने एमेनिटी स्पेस नहीं दी है। ओके? तो आप वैसे आप उनसे डील कर सकते हो वैसे ही। ओके? तो जनरेट तो होता है रिक्वायर्ड 0, बट इनका कहना होता है कि नहीं हमें वो लगेगा 10%। तो यही चीज मैं मेरा कहना है कि ये हाँ, जो ऑटो डीसीआर में जो हाँ। रिक्वायर्ड और जैसे बीपीएमएस में रिक्वायर्ड सब जगह अलग अलग आते हैं, तो ये बायलॉज के ऑटो डीसीआर के हिसाब से हम उनको इसके ऊपर में रेस कर सकते हैं, या फिर हमें बीपीएमएस की तरह ही नहीं फिर से 10% करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा?
नहीं नहीं, इस पे भी आप अगर रन करोगे ना, आपका अगर ये सेम अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा ना, तो वो नॉट रिक्वायर्ड ऐसा बता देगा, नहीं तो वो टैब ही नहीं आएगा। ओके, वैसा होता है। अगर एक्चुअली इसको ना, हाँ एक्चुअली बीपीएमएस में जो यूडीसीपीआर में लिखा है उससे कुछ अलग चीजें वो लोगों ने इनकारपोरेट किया है, जो विदाउट अप्रूवल है। वो बीपीएमएस गवर्नमेंट के लोग बनाते हैं, तो वो उनके इंटरनली बात करके जो उनको सही लगता है वो हिसाब से, जैसे 10% का इंसिस्टेंस है, नहीं तो एनक्लोज बालकनी के ऊपर वो लोग पार्किंग की बात कर रहे हैं। ये टाइप के गलत प्रैक्टिस है जो बीपीएमएस में चल रहे हैं। वैसे right, इसमें ऑटो राइट डीसीआर में राइट नहीं होना चाहिए। जो यूडीसीपीआर में को एक्सपेक्टेड है वही उसका right. मीनिंग ऑटो डीसीआर में होना चाहिए। हाँ, एक काफी अभी अच्छा इंपॉर्टेंट आपने वो बताया, जैसे एनक्लोज बालकनी का आप बोल रहे हो। तो एनक्लोज बालकनी का जैसे हमारा रीजन था, पहले हम एनक्लोज बालकनी देते थे, क्यों देते थे? क्योंकि हमारा पार्किंग जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, राइट? इसलिए हम एनक्लोज बालकनी करते थे मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो जैसे एनक्लोज बालकनी आप अगर ऑटो डीसीआर में ट्रेस करोगे, तो ऑटो डीसीआर के ऊपर आपको एनक्लोज बालकनी के ऊपर पार्किंग नहीं देता, और वही हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन बीपीएमएस में अलग ही है सिनेरियो, क्योंकि आप अगर एनक्लोज बालकनी देते हो तो वो तो कारपेट में ऐड करके बता देता है आपका, और उसके ऊपर ही पार्किंग देने लगता है। ओके, लेकिन ऐसा ऑटो डीसीआर में नहीं है। एक्चुअली बीपीएमएस वाले ना ये समझते नहीं एक्चुअली। कारपेट एरिया का डिफिनेशन ये रेरा ने डिफाइन किया है, और रेरा महाराष्ट्र ने नहीं डिफाइन किया है, वो सेंट्रल के कानून ने डिफाइन किया है। सेंट्रल तो गवर्नमेंट। हाँ, तो यूडीसीपीआर जो है वो यूडीसीपीआर रेरा का डेफिनेशन और चेंज नहीं कर सकते हैं। ये राइट। बीपीएमएस वाले जो कारपेट एरिया दे रहे हैं उससे, अगर गलत कारपेट एरिया से अगर बिल्डर किसी को बेचते हैं, नहीं तो ड्राइंग में वो हिसाब से कारपेट एरिया बनता है, तो वो रेरा को कानून को ओवर रूल नहीं करते। तो अगर कस्टमर्स बिल्डर के अगेंस्ट केस करेंगे और वो एक्स्ट्रा एरिया का पैसा मांगेंगे, तो सबको उसका पैसा वापस देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। बीपीएमएस वाले समझते नहीं, वो कुछ भी जबरदस्ती कर देते हैं, और उससे रिलेटेड जो बाकी रेफरकेशन आएगा बिल्डर के ऊपर, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? राइट राइट, उनका वो थोड़ा अलग ही, जैसे वो बीपीएमएस गवर्नमेंट से है, तो हम भी ऐसा इतना कुछ कर नहीं सकते। वही है। हेलो यस। नहीं, अभी अभी जो है ना, अभी आपका हेलो सॉफ्टेक का ऑटो डीसीआर और बीपीएमएस इक्विवेलेंट डिक्लेयर किया यूडी ने। तो हाँ। कोई भी अगर ऑटो डीसीआर के साथ जाता है, तो वो कंसर्न प्लानिंग अथॉरिटी को उसको परमिशन देना ही पड़ेगा। वो यस, ऑटो डीसीआर में जो लिखा है उसको डिनाई नहीं कर सकते। नहीं तो राइट, ये भी पूरा ऑटो कोई, हाँ, डीसीआर पे ही है, और कोई यूडीसीपीआर पे ही कोई है भी पूरा। कोई भी अथॉरिटी हम लोग बीपीएमएस से ही परमिशन देंगे और ऑटो डीसीआर से नहीं देंगे, ऐसा बोल नहीं सकते। क्योंकि राइट। उसका हाँ, क्लियर कट गाइडलाइंस आया है कि दोनों सिस्टम उन्होंने एप्लीकेबल रखना चाहिए। यस, कई सारे कॉर्पोरेशंस में दोनों ही सिस्टम रन हो रहे हैं, जैसे बीपीएमएस है, ऑलरेडी बीपीएमएस है, और अभी अभी ऑटो डीसीआर आया है, तो ऑटो डीसीआर भी चल रहा है। ऑटो डीसीआर के थ्रू भी आप परमिशन ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको कि आप बीपीएमएस पे जाओ या फिर ऑटो डीसीआर पे जाओ। पूरा कंप्लीटली फ्लेक्सिबल रखा है। आपको अगर ऑटो डीसीआर पे परमिशन लेनी है, तो बेटर है आप ऑटो डीसीआर पे जाइए। अभी अभी आप ऑटो डीसीआर वालों का जिम्मेदारी है कि ये पूरा महाराष्ट्र में आपका ऑटो डीसीआर अवेलेबल करना चाहिए, और वहाँ के लोकल जो यूनिट्स है, आर्किटेक्ट के यूनिट्स है, वो लोगों को ये सब ट्रेनिंग देना चाहिए कि आपका सिस्टम कैसा बेटर तरह से वर्क कर रहे हैं। और ज्यादा आपने राइट, अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा कि हर अथॉरिटी के पास में एक अपना ऑथराइज पर्सन दे, ताकि लोग जो है ना बीपीएमएस में जो डिसएडवांटेज है उससे हट के लोग ऑटो डीसीआर पे वर्क करें। तो इसके लिए एक बंदा देना जरूरी है सीएस का हर अथॉरिटी में, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जो भी गवर्नमेंट के यहाँ हेलो पे जो बैठा है, वो इतना हेलो बड़ा मतलब जो है, मतलब पूरे काउंसिल को संभालना वो भी है। इससे अच्छा सीईआईटी ने, जैसे अभी आपके लिए जैसे कोर्स डिजाइन है जैसे बीपीएमएस के लिए, तो बीपीएमएस के थ्रू आपने सपोर्ट ले लिया, जैसे हम हमारे थ्रू। ओके, जो इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स है उनके थ्रू आपने अगर सपोर्ट लिया, तो आपको इशू होगा ही नहीं। आपने बीपीएमएस एक बार सीख लिया, तो आप क्यों जाओगे? ओके, राइट। जैसे आपने अगर ऑटो डीसीआर के सेशंस आपने अटेंड किए, आपको अगर समझ गया कि प्री डीसीआर पे कैसे ड्राइंग डालना है, तो आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप यूज कर सकते हो इसे ऑटो डीसीआर। ओके। एक दूसरा सवाल था कि सर इसका जो फ्लो है स्क्रीन स्टॉप करते हैं। ओके। ऑटो डीसीआर का फ्लो और बीपीएमएस का फ्लो जो है बिल्कुल सेम है, या हर अथॉरिटी से पूछ के आपने फ्लो सेट किया है?
एक मिनट, प्रवीण सर कुछ। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए सर, थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा था इसलिए मैंने ये किया कि देखिए कैसे है कि बीपीएमएस जो है ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। जैसे मैं अभी टेंडर का ट्रेनिंग देता हूँ तो ऑटोडीसीआर और ये जो है ये प्राइवेट एंटिटी है। अ, इसलिए अभी ये किया है कि अ, सभी गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही होगा। तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि ऑटोडीसीआर पे सभी शिफ्ट हो जाए। लेकिन जो जितने लोग मैक्सिमम यूज करेंगे उनके लिए वो अच्छा है। अ, तो वो मतलब वो टॉपिक हमारा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था इसलिए मैं सिर्फ बीच में ये कर दिया था। जैसे मैं टेंडरिंग का लेता हूँ ट्रेनिंग, तो पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग टेंडरिंग के पोर्टल्स थे, लेकिन जैसे एमआईडीसी का भी था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग महा टेंडर के ऊपर ही शिफ्ट हो गए जो एनआईसी मेंटेन रखता है। अभी चैलेंजेस है, तब तक हम ऑटोडीसीआर यूज कर सकते हैं। अ, कुछ हमारे पास इंक्वायरी आई थी इसलिए हमने ये वेबिनार रखा था। मेन पर्पस यही है कि जिनको मालूम नहीं है उनके उनके तक ये अवेयरनेस पहुंचे, और जिनको हेल्पिंग हैंड चाहिए, इसमें कुछ दिक्कत आती है तो हम वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, पर्पस इतना ही है। यस सर, आप सर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए क्या? सर एक्चुअली डायरेक्टर प्लानिंग प्रतिभा मैडम से हमारा बात हो गया था, तो उनका ऐसा कहना है कि हम लोगों ने बीपीएमएस से गाइडलाइन के लिए प्रोवाइड किया था। ऑटोडीसीआर जैसा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऐसा 10 कंपनी अगर आता है तो हम लोग उनको वेलकम वेलकम करते हैं। हमें ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन करने का है। हमारा जो टारगेट है ये 60 डेज में देने का है, उसको 30 डेज में करने का है। 10 दिन में लोगों को परमिशन मिलना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो गवर्नमेंट ऐसे सॉफ्टवेयर का ऑटोडीसीआर है, वैसे नंबर ऑफ ऑटोडीसीआर को वेलकम करते हैं। तो अभी क्या है कि वो बीपीएमएस के कुछ लिमिटेशंस है, वो गवर्नमेंट टाइप का थिंकिंग है, नहीं तो उनका सिस्टम बैकअप नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ बराबर। सॉफ्टवेयर कंपनी आके उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये ऐसा डायरेक्टर सही है टाउन वो, प्लानिंग का व्यू लेकिन वो है। थोड़ा सा, यस यस सही है, लेकिन थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली बहुत ये है। ऑटोडीसीआर अभी मैं देख रहा हूँ वैसे करीबन 10 से 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। तभी उनके भी पहले चैलेंजेस थे, तो हम उसमें कमेंट नहीं कर सकते कुछ ज्यादा। चाहे तो अभी कैसे हम बहुत सारे लोग हैं, आपण आता सगळेजण अशा आहोत की जवळपास 900च्या वर जण आपण आर्किटेक्ट्स आणि सिव्हिल इंजिनियर जे प्लॅनिंग मध्ये काम करतायत अशांचा आपला ग्रुप आहे। तर तुम्हाला सर्वांना मिळून काय करता येत असेल, असं काही निवेदन देता येत असतील तर आपण थोडंसं फोर्सफुली आपण सांगू शकतो तसं गव्हर्नमेंटला पण सगळ्यांचं मिळून। साहेब म्हणजे एक असं सजेशन आपण हे करायला पाहिजे, प्रेस करायला पाहिजे। आता असं होतं की हा जे बीपीएमएस किंवा सॉफ्टेक आपण जे काही चालवतोय त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचे युडीसीपीआर एक बायबल आहे, आणि त्याच्यानंतर अजून काही बरोबर गरज पडली तर त्यांनी एक कमिटी केलेली आहे। त्या बरोबर कमिटीमध्ये त्यांनी भेंडे साहेबांना घेतलेलं आहे, भुकटे साहेबांना घेतलेलं आहे, किंवा अविनाश पाटील साहेबांना घेतलेलं आहे, अजून देशपांडे साहेबांना घेतलेलं आहे। जी सगळी लोक जी आहेत ती गव्हर्नमेंट मधले आहेत, एक तर रिटायर झालेले आहेत किंवा गव्हर्नमेंट मध्ये असलेले आहेत। तर माझं असं सजेशन होतं की ऍक्च्युअल क्रीडा महाराष्ट्राकडून एखादा रिप्रेझेंटेटिव्ह जायला पाहिजे, आर्किटेक्ट असोसिएशन कडून एक रिप्रेझेंटेटिव्ह कमिटीमध्ये असायला पाहिजे, डायरेक्ट प्लॅनिंग असायला पाहिजे की कुठलंही नाव नसायला पाहिजे। जसं अविनाश पाटील साहेबांचं नाव असल्यामुळे अविनाश पाटील साहेब आता एमआयडीसी मध्ये गेले तरी अविनाश पाटील साहेबच आहे। जर ते डायरेक्टर प्लॅनिंग असते तर आता असलेले डायरेक्टर प्लॅनिंग त्या कमिटीवरती असते। त्याच्यानंतर एक कॉर्पोरेशन मध्ये काम करणाऱ्या डायरेक्टर सर्वांचा मिळून असते असायला प्लॅनिंगच्या पाहिजे त्या ती बॉडी। लेवलचे असायला पाहिजे। बरोबर म्हणजे ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली काम करणारे आर्किटेक्ट, त्याच्याशी फेस करणारे बिल्डर, आणि त्याला परमिशन देणारे कॉर्पोरेशन मधले ऑफिसर, आणि मग याचं सोल्युशन द्यायचे अधिकार असलेले डायरेक्टर प्लॅनिंग, या प्रकारची कमिटी असायला पाहिजे। तर हे बरोबर आपण ते या सॉफ्टवेअरचं इव्हॅल्युएशन करू शकतो। त्याच्यानंतर युडीसीपीआर मध्ये आलेले प्रॉब्लेम हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम म्हणून घेऊन जाऊन तिथे युडीसीपीआर मध्ये अजून चेंजेस आणू शकतो। जर आता ज्यांनी फक्त पेपरवरती काम केलंय त्यांनी फक्त नियम बनवत जायचे आणि त्याच्या प्रॅक्टिकल अडचणी जर ऍड्रेस झाल्या नाहीत तर आपण असंच खेळत बसू याच्याबरोबर। बरोबर म्हणजे आपण या सगळ्या टाइम लॉसचा बिल्डरांनी फार मोठ्या प्रमाणात पैसे इन्व्हेस्ट केल्यामुळे फार लॉस होते। इनफॅक्ट देशाच्या इकॉनॉमीला मोठा लॉस आहे। म्हणजे मी नेहमी असं म्हणतो की आपण बरोबर दावोस मध्ये जाऊन 25,000 कोटीच्या
30,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आणली असं म्हणण्यापेक्षा या सगळ्या डिलेमुळं आपले लाखो कोटींची इन्व्हेस्टमेंट लोकांची आपण ह्याच्यावरती प्रॅक्टिकल फील्ड वरती आणू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे जॉब क्रिएशन होत नाही. आता बरोबर आहे. मी बोलू जरा एक मिनिट मेन मुद्द्याकडे येतो मी. हो मी विद्यानंद बेडेकर आता जे बोलले तुमच्याशी जी ते शहाजी पाटील क्रीडा महाराष्ट्राचे जॉईंट सेक्रेटरी. मी बोलतोय विद्यानंद बेडेकर ओके. व्हाईस प्रेसिडेंट क्रीडा महाराष्ट्र. तर मी मूळचा कोल्हापूरवरनं ओके आहे, सर. शहाजी पाटील नवी मुंबईवरनं होते. तर आम्हाला आता जर काही बरं. कोल्हापूरला सुरू करायचं म्हणलं तर व्हॉट आर द स्टेप्स विच वी हॅव टू टेक आहेड. हा एक माझा पहिला प्रश्न. म्हणजे बाबा इथल्या ऑथॉरिटीशी आम्ही पहिला बोलायला पाहिजे आणि मग ऑथॉरिटी थ्रू ते हे होईल. आणि सेकंडली कमर्शियल काय गोष्टी आहेत त्याही तुम्ही थोड्याशा सांगितलं तर बरं होईल. कारण थोडंसं मत असं होतं सुरुवातीला की बीपीएमएस इज टोटली फ्री आणि AutoDCR ला काही आपल्याला चार्जेस द्यावे लागतील. तर ते चार्जेस किती आहेत आणि त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत हा एक विषय थोडासा क्लिअर करा. आणि हाऊ टू प्रोसीड. आणि सेकंडली जिथे जिथे UDCPR आहे म्हणजे आता मुंबई वगळून अशा ठिकाणी मला वाटतं ठाण्यामध्ये आपण आहोत, पुण्यामध्ये आपण आहोत. ओके. आणि कुठं वसई विरारला पण मध्यंतरी प्रयोग झाला तर तो यशस्वी झाला का तो एक विषय थोडासा सांगितलं तर बरं होईल. ठीक आहे. याच्यामध्ये ऍक्च्युली तसे चॅलेंजेस आहेत सॉफ्टटेकला पण बरेचसे. सॉफ्टटेकचे चार्जेस डायरेक्टली गव्हर्नमेंट बेअर करतं. त्याच्यामुळे आपल्याला एंड युजरला काही चार्जेस नाहीयेत. आता तिकडे ज्यावेळेस महावास्तू पोर्टल पण डेव्हलप करतात त्यावेळेस तिकडे पण चार्जेस आहेत त्यांना. ठीक पण आहे. आता त्यामुळे ते शिफ्ट होणं तर अवघड आहे थोडंसं पूर्णपणे. पण पॅरलल आहे तर आपण वापरायला चालू करू शकतो तसं. आणि सॉफ्टटेकच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर मी थोडंसं बोलतो त्यांच्या ओनरशी. कारण आमचं MIDC बरोबर काम चालू असताना त्यांची ओळख झाली होती. ओके. आपण त्याच्या संदर्भात बोलूयात सेपरेटली. ऑलरेडी सांगितल्याप्रमाणे गाईडलाईन्स शासनाचे आहेत. कारण डायरेक्टरांनीच तशा ऑर्डर्स दिलेल्या आहेत की बाबा सायमल्टेनियसली हे दोन्हीही सॉफ्टवेअर योग्य आहेत आणि दोन्ही सॉफ्टवेअर थ्रू तुम्हाला नाही आहे. आणि ती जी मुभा होती ती त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिली होती. मग आता सपोज बरोबर. फर्स्ट स्टेप काय असेल हे पण म्हणजे कदाचित मला वाटतंय हा फक्त ट्रेनिंगचाच फक्त पार्ट असू शकतो असं मला आता दिसतंय. आणि हो आपला हा ट्रेनिंगचाच पार्ट आहे. बेडेकर साहेब पूर्वीच्या GR मध्ये ते ऑप्शन होतं की सॉफ्टटेक वापरायचं किंवा म्हणजे AutoDCR वापरायचं किंवा BPMS. आता पण रिसेंटली आता जो सर काय काय होतं मार्च मधला निघालेला आहे त्याच्यामध्ये कंपल्शन केलेलं आहे की त्या अथॉरिटीनी BPMS आणि AutoDCR या दोघांनाही अवेलेबल करायला पाहिजे. म्हणजे AutoDCR जर त्या ठिकाणी जर सर्व्हिसेस देऊ शकलं तर ते डिनाय करायचा अधिकार तिथल्या रिस्पेक्टिव्ह कॉर्पोरेशनला नाही. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात हा विषय पण सर पॉईंट नाही असं आम्ही म्हणजे सॉफ्टवेअरचे जे आहेत म्हणजे मला वाटतं त्यांच्याशीच डायरेक्ट आपण शहाजी तुम्ही पण बोलून घ्या. आणि मग त्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं हे इम्प्लिमेंटेशन करता येईल म्हणजे मुळात इथं अलाउड केलं पाहिजे इथनं येईल. आणि त्याच्यामध्ये तर ऑब्व्हियसली आम्ही तुमच्याशी संपर्क साधू शकतो या ग्रुपवरती पण जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे तो. बरोबर आहे ना साहेब? हो चालेल ना सर. चालेल. ओके ओके. येस. ठीक आहे. आता सध्या आपण त्या इम्प्रुव्हमेंटकडे सिस्टीम इम्प्रुव्हमेंटकडे पाऊल टाकूयात. पण त्यापूर्वी ज्यांना जे या एरियामध्ये काम करू इच्छित आहात आणि AutoDCR ज्यांना वापरायचं आहे त्याच्यासाठीच आपण एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग ऑर्गनाईज केलेलं आहे. त्याच्याबद्दलची माहिती तेजस्विनी मॅडम देतील आता. तसंच आणखी काही डिटेल्स असतील तर ग्रुपवर किंवा तेजस्विनी मॅडमशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकताय. तेजस्विनी मॅडम तुम्हाला डिटेल्स शेअर करतील तसे. येस तेजस्विनी मॅडम. येस सर. आपलं हे AutoDCRचं ट्रेनिंग आता सोमवारपासून चालू होतं. सोमवारपासून म्हणजे 9 जून पासून 1 आठवड्याचं आपलं हे ट्रेनिंग असणार आहे. म्हणजे 5 दिवस चालेल. त्यामध्ये आता सरांनी डिस्कस केलेलं सर्व कव्हर होणार आहे. रोज सकाळी 8 ते 9 याची बॅच असणार आहे. मॉर्निंग सेशन मध्ये 8 ते 9. आणि याची आता सुरुवातीची फीस म्हणजे कमीच ठेवलेली आहे. 2,999 फीस असणार आहे. रजिस्टर करून तुमचं कन्फर्मेशन करा लवकरात लवकर. रजिस्ट्रेशन साठीची लिंक मी तुम्हाला इथे चॅट बॉक्स मध्ये पण शेअर करेन. तसंच तुमच्या ग्रुपवरती जिथे तुम्ही कनेक्टेड आहात तिथं पण तुम्हाला ही लिंक शेअर केल्या जाईल. ठीक आहे. मॅडम हे फ्री ठेवणं शक्य नाही का? तुम्हाला जर तुमचं सॉफ्टवेअर पेनेट्रेट करायचं असेल
तर लोकांचं हे जे ट्रेनिंग सेशन आहे ना आर्किटेक्ट लोकांचं हे फ्री ठेवायला पाहिजे. कारण आता लोक बीपीएमएस वापरतात आणि त्याच्यासाठी त्यांनी सफिशियंट टाइम तिथं इन्व्हेस्ट केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर आता तुमच्या सिस्टम कडे जायचं sir. असेल तर त्यासाठी परत चार्जेस घेऊन जाणं त्यांना डिफिकल्ट होईल. तर माझं असं तुम्हाला रिक्वेस्ट Sir. राहील की याला तुम्हाला फ्री ठेवता आलं तर बरं होईल. ओके. मी आमचं म्हणणं सांगतो. आमची ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे. जिथं अडचणी आहेत तिथं आम्ही ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतोय. आमच्या मागे 30 जणांचा परिवार आहे आणि ऍटो डीसीआर हे काही इन्क्वायरी येत होत्या म्हणून आम्ही इनिशिएटिव्ह घेतला. तसं तर पाहायला गेलं तर ते प्रायव्हेट एंटिटी आहेत. त्यांनी तो इनिशिएटिव्ह घ्यायला पाहिजे की असे वेबिनार आणि सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा. हो 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 म्हणजे आपण मार्केटिंगमध्ये आपण ते युट्यूबला किंवा इंस्टाग्रामला पाहत असतो पहा किंवा व्हॉट्सअपवर स्टोरी येतात की एखाद्याला अगरबत्ती विकायची होती तो त्या दुकानाच्या बाहेर जाऊन अगरबत्ती लावायचा आणि त्या वासाने इन्क्वायरी यायच्या त्याला किंवा कुठलं प्रोडक्ट विकायचं असलं की तिथे जाऊन इन्क्वायरी करायच्या. तसं ऍटो डीसीआरने करायला हवं होतं. ते करत नाहीत. फ्री सेमिनार ठेवणं हे करणं. पण आपण एक तो इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे त्यासाठी हे आहे सर. ओके 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 माझ्या लक्षात नाही आलं. मला वाटलं की तुम्ही ऍटो डीसीआर तर्फेच आहे. नाही तर ते ठीक आहे. हे मग हा तुमचा इनिशिएटिव्ह चालू राहू द्या. आम्ही पॅरलली ऍटो डीसीआर ला पण रिक्वेस्ट करून ना या प्रकारचं सेमिनार किंवा ट्रेनिंग ऑल ओव्हर महाराष्ट्र द्यायसाठी त्यांनी इन्सिस्ट करू. थँक्यू. येस येस सर. येस थँक्यू सर. चालेल. तेजस्वी डिटेल्स शेअर केलेले तसे ग्रुपवर पण येतील. सर्वांनी पार्टिसिपेट केल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूयात आपण सोमवारपासून सकाळी 8 वाजता जे आपलं ऍटो डीसीआरचं ट्रेनिंग असणार आहे त्यासाठी. येस थँक्यू.